हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है? तो होपफुली आपने कल का जो वीडियो है पार्ट 1 जो है वो अच्छी तरह से देख लिया है। तो आज बेटा जी, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम मॉड्यूल में दिया हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम करने वाले हैं। उसमें वो कहता है कि रेगुलर टैक्स रेट्स तो आप लगाओ ही, मैट भी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी चेक करो, एएमटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? फिर साथ-साथ कहता है कि 115 बीएसी की भी बात करो। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों को एएमटी वाला पॉइंट नहीं आता, तो हमारे चैनल पे एएमटी की वीडियो काफ़ी पहले अपलोड कर दी गई थी। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आप वो देख लो, फिर ये देखना। नहीं तो अदरवाइज़ थोड़ी-सी दिक्कत रहेगी। अब इस वीडियो को मैं इतना लंबा या लेंथी नहीं खींचना चाहता कि भाई मैं एएमटी भी पहले पूरा रिपीट करूँ। एएमटी ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। उस वीडियो का लिंक यहाँ दिया हुआ है। आओ बेटा जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर आपका 11। वही कॉम्पुटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला जो चैप्टर है वहाँ से। पढ़ें इसे। मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल सेटअप अ यूनिट इन एसईजेड इन फाइनेंशियल ईयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है जी, एसईजेड में यूनिट लगाया है, वॉशिंग मशीन्स बनानी है। यूनिट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20। ये 16-17, अब 19-20 पे आ रहे हैं। ही हैज ऑल्सो सेट अप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर 35 एडी वाली फीलिंग, सर बिल्कुल जी बिल्कुल। और वो जो वहाँ यूनिट SEZ में लगा हुआ है, सेक्शन 10 में जाना पड़ेगा वहाँ पे, पता ना। इट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ 35 एडी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेयर हाउसिंग 75 लाख। दिस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लैंड 10 लाख। तो वेयर हाउस में लैंड की कॉस्ट 75 है, बाकी आप माइनस कर ली, 75 टोटल कॉस्ट है, 10 उसमें लैंड की कॉस्ट है, बाकी आप बिल्डिंग की मान लीजिए। वेयर हाउस ऑपरेशनल हो गया इस डेट से। एक्सपेंडिचर वाज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑन एज ऑन दैट डेट। रेलेवेंट डिटेल्स। प्रॉफिट ऑफ द यूनिट लोकेटेड इन SEZ। इसकी एक्सपोर्ट सेल कितनी है, डोमेस्टिक सेल कितनी है। एक्सपोर्ट वाले टर्नओवर के हिसाब से प्रॉफिट की एग्जम्पशन ली जा सकती है रेगुलर प्रोविजंस में। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग द डिडक्शन अंडर 35 AD, मतलब बिना डिडक्शन को कंसिडर किए ये प्रॉफिट आ रहा है। आपसे कहा गया कि आप इनकम टैक्स बताएं इंक्लूडिंग AMT अंडर 115 JC। इसके बारे में मैंने बात कर दी है कि ये अगर अच्छी तरह समझना है कि ये कब अप्लाई होता है, क्या क्या फिर इसमें कंडीशंस हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके पहले वो वीडियो देख लें तो ये क्वेश्चन अच्छा समझ आएगा। लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर AY दिस both as per the regular provision of income tax and as per 115 BAC। एडवाइस क्या उसे 115 BAC लेके चलना चाहिए कि नहीं। देखिए सर, अगर वो रेगुलर प्रोविजंस में रहता है, ये मैट वाला सेक्शन से उसे अट्रैक्ट हो जाएगा। AMT जिसे हम कहते हैं ना, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। हमें थोड़ा कंपनियों के एंगल से मैट बोलने की आदत पड़ी हुई है, तो प्लीज इग्नोर दैट, AMT ही बोलूंगा। तो भाई रेगुलर प्रोविजंस में एक तो नॉर्मल टैक्स आएगा आपका स्लैब रेट्स के हिसाब से जैसे होता है, आपको पता है। एक AMT रहेगा। फिर अगर बंदा 115 BAC में चला गया, तो कल हमने पढ़ा था उस पे AMT वाला लॉ फिर नहीं लगता होता। सर अब बंदा करेगा क्या? सर इस बंदे पर 3 तरह के टैक्स आने वाले हैं। एक तो रेगुलर आएगा, फिर उसका AMT के साथ सामना होगा। वहाँ देखना पड़ेगा कि अगर रेगुलर टैक्स कम बना और AMT ज़्यादा बना तो इसे AMT पे करना पड़ेगा। फिर अगर कहे जी चलो यार मैं थोड़ा 115 BAC में भी जाके देखता हूँ, तो वहाँ AMT का कोई सीन नहीं है। वहाँ अगर आपका टैक्स कम लगता है तो वो लिख लेना, पर अगर टैक्स ज़्यादा बन गया भाई, तो फिर आपको रेगुलर प्रोविजंस में ही रहना पड़ेगा। आओ देखते हैं होता क्या है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन SEZ, सेक्शन 10 डबल ए। एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो प्रॉफिट है वो एग्जाम्प्ट हुआ है। तो भाई इसको अगर नोट को देखें तो पीछे ही वर्किंग में आपको मिल जाएगा और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ SEZ यूनिट का इतना, डिवाइड दिस प्रॉफिट बाय टोटल टर्नओवर, मल्टीप्लाई दिस प्रॉफिट बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट कितने का किया? 80% सेल एक्सपोर्ट की है सर, 80% प्रॉफिट आपका एग्जम्प्ट होने वाला है। सर अभी हम रेगुलर प्रोविजंस में, ध्यान इस बात का भी रखना, रेगुलर प्रोविजन में वापसी ये देखिए सर।
सर फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट जो हुआ है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से, इसमें उन्होंने 35 AD से पहले की बात की थी। अब 35 AD में लैंड लेस नहीं होती होती तो बाकी चीज़ें लेस हो जाएंगी, जितना भी आपका कैपेक्स है, तो सिर्फ 40 लाख रह गया। इसके बारे में भी इन्होंने एक नोट दिया है, हम उस नोट को भी पढ़ सकते हैं। कहता है डिडक्शन एट द रेट 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल अंडर 35 AD फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 in respects of specified business of setting up and operating a warehousing facility for storage of agriculture produce which commences on and after this date। ठीक है सर। अब उसके अंदर वो जो मेन बात है मैं उस पर आ जाऊँ। कहता है डिडक्शन जो मिलती है वो लैंड की कीमत पे नहीं मिलती, लैंड की कॉस्ट पे नहीं मिलती है, तो 65 लाख ही मिलेगा। 100% डिडक्शन आपने ले लिया है। सर रेगुलर प्रोविजंस में अब हमारी इनकम कितने होने वाली है बताइए। सर 48 लाख की इनकम आ गई है। एसएससी का एज वगैरह चेक कर लें। मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल नॉर्मल है, कोई एज वगैरह शायद यहाँ दिया नहीं अभी, तो इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 48 लाख पे ये बन रही है। हम इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। सर देखिए जो पहले 10 लाख होते हैं उसमें 1,12,500 हो जाता है। अब उसके बाद 38 लाख रुपए और हैं इस बंदे के पास, उस पर इसे 30% देना होगा, 11,40,000। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो दिस विल बिकम 12,52,500। 48 लाख ही है, तो मैं सरचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा ही, 50 क्रॉस होते तो यहाँ सरचार्ज की बात भी करता। तो अकॉर्डिंगली भाई टैक्स लायबिलिटी इतनी बनती है जो आपके सामने है। अब ये हो गया जी आपका रेगुलर इनकम टैक्स। अब 115 जेसी जे आप पे लग रहा है तो उससे आप बच नहीं सकते, मतलब एएमटी प्रोविजन से बचा नहीं जा सकता। एएमटी वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, बार बार कह रहा हूँ। तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी जिसपे एएमटी लगेगा। पहले तो 48 लाख जो रेगुलर इनकम आई है वो उठा ली। अब इसमें एएमटी में भी ऐसा ही है कुछ कि कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस आपको नहीं दी जाती हैं। तो 10 सीरीज का ये 10 AA नहीं मिलता है वहाँ पे, 35 AD भी नहीं मिलेगा, तो ये ऐड बैक किया जा रहा है। याद रखें कि अब वो आपका 35 AD का कैपेक्स ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि वो 35 AD नहीं देते जब आपका एएमटी टैक्स निकलता है। तो भैया अगर एएमटी टैक्स में 35 AD नहीं देते तो रेगुलर डेप्शन तो दो, ये तो मेरा हक बनता है, नॉर्मल डेप्शन तो दो मुझे। तो 10% ऑफ 65 लाख मैंने अलाउ करवा लिया बिल्डिंग मान के। यहाँ भी एक नोट इशारा तो किया है, तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं फुट नोट में लिखा गया है कि अज्यूमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 65 लाख एंटायरली बिल्डिंग्स पे ही था। अब एएमटी प्रोविजन में आते ही बंदा देख रहा है कि यार मेरी तो इनकम ही बहुत ज़्यादा बन गई है। सर इसके ऊपर 18.5% लगेगा, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। 18.5 करके आ रहा है 2562250। सर यहाँ आपको एक और दुख की खबर देने का टाइम हो गया है। अब आपकी इनकम 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। तो 15% आपको सरचार्ज भी लगेगा, लग गया सर। 4% सेस भी लगेगा, लग गया सर। 288B में राउंड ऑफ होगा, राउंड ऑफ होके ये 1 10 में चला गया। समझे कि नहीं? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। अब सर कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? सर देखिए अब आपकी मर्जी नहीं होगी, अनलेस आप 115 BAC में जाते हो, वो बात अलग है। अब मर्जी नहीं होगी। अब वो कह रहा है रेगुलर इनकम टैक्स पेबल इज लेस देन द AMT, एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम टू बी द टोटल इनकम। इसलिए एडजस्टेड टोटल इनकम को ही आपकी टोटल कमाई माना जाएगा, और उस पर आपको ये वाला टैक्स, सरचार्ज और सेस तीनों ही देने होंगे, और मिला के टैक्स का बिल इतना बन जाएगा 30,64,450। अब अगर ये बंदा कहे कि यार मैं इससे निकल ही जाता हूँ रेगुलर से ना, यहाँ AMT वगैरह का भी चक्कर है, मैं 115 BAC में चलता हूँ। आ जा बेटा, वहाँ देख लेते हैं तेरे को। पहले 48 लाख की रेगुलर इनकम उठाई, 115 BAC में भी आपको 10 AA का बेनिफिट नहीं मिलता है, 35 AD वहाँ भी नहीं मिलता है। पर बेटा आपको 35 AD नहीं मिल रहा, पर नॉर्मल डेप्शन तो मिलनी चाहिए ना। देखो ये इनकम कैसे आई थी, ये 48 लाख जब आपने निकाला था तो इसकी कंपुटेशन में पूरा 65 लाख का 35 AD का डिडक्शन लिया गया था। अब वो हमने कर दिया डिसअलाउ, ठीक है कर दिया सर। पर सर मेरे को नॉर्मल डेप्शन तो यहाँ भी मिलनी चाहिए ना। यस सर नॉर्मल तो देंगे, एडिशनल पे बैन है, नॉर्मल डेप्शन दे रहे हैं आपको, ये लीजिए। तो सर ये इनकम तो तकरीबन सेम ही आ गई जो एएमटी में थी। मैं फिर भी कहूँगा कि आप एएमटी के बारे में सारा पढ़ें, फ़र्क जो है वो अपने आप दिखाई देंगे।
अब टैक्स लायबिलिटी जब कंप्यूट होनी है बेटा, तो कल वो जो नई स्लैब आपने देखी थी वो लगाने का टाइम हो गया है। वो स्लैब मैं एक बार आपको यहाँ दिखा भी दूँ। वैसे तो आप सारे अच्छे बच्चे हैं, तो आपने सारा पढ़ लिया है। स्लैब बड़ी आसान है याद रखनी, मैंने कहा 2.5 लाख और 5-5% में बढ़ते जाओ। तो भाई यहाँ तक का जो टैक्स होता है ना, यहाँ तक का 15 लाख तक का, जैसे अगर हम देखें पहले 2.5 लाख पे तो आपको पता है जीरो है, यहाँ आएगा 12,500। मैं कि एक बार आपके सामने मैं रखना चाहता था ये 25,000। अब ये 12,500 रुपये ही बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि 5-5% रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ 50,000 और इस सीरीज में आ जाएगा 62,500। ये 187 कुछ या 182,500 ऐसा कुछ बनेगा। अभी चेक करते हैं। 187,500, ये सर 187,500 टैक्स बन जाता होता है इस नई स्लैब में 15 लाख तक का। और 15 से ऊपर जितनी आपकी कमाई है उस पर 30% दे दीजिए। तो सर उस केस में फिर कैसे होगा? सर जा रहे हैं वापस। सर देखो इसकी तो 15 लाख से बहुत ज़्यादा है, तो 138,50,000। ठीक है, इसमें से मैं 15 लाख हटा देता हूँ। 15 हटा दिए, 15 लाख तक का टैक्स 187,500 है। और जो ऊपर ये बचे 1,23,50,000, इस पे भाई यहाँ भी 30% ही है, तो इस पे 30%, ये आया 37,05,000। नो एड दैट 187,500। मैं क्लैरिटी आपको पूरी रहनी चाहिए। दिस बिकम 38,92,500। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूट ने गलत कर रखा होगा, मैं तब चेक कर रहा हूँ, नहीं यार, मैं ये कहने वाला कौन होता हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई ये ऐसे कंप्यूट हुआ है, ताकि आप बाई चांस स्लैब गलत लगा दें और बाद में कहें जी ये तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, गड़बड़ कोई नहीं है। तो ये बन गया। अब सर आपको 1 करोड़ से ऊपर हैं आप, तो 15% सर चार्ज भी देने पड़ जाने हैं, 4% सेस भी देने पड़ जाने हैं। ओहो सर, ये टैक्स लायबिलिटी तो बहुत ही ऊपर चलेगी। सर देखिए, हमने एक ही बंदे के 3 तरह के टैक्स निकाले। एक तो अगर एएमटी वाला लॉ होता ही ना, तो 13,02,600 का टैक्स। अब एएमटी प्रोविजंस में बंदा कवर्ड है, उस वजह से 30,64,450। गवर्नमेंट उसे ये कह रही है कि बेटा अगर तुमने 115 बीएसी नहीं लेना तो टैक्स ये देना पड़ेगा। ये कोई चॉइस नहीं है कि एमटी देना है कि नहीं, वो देना ही होता है अगर आप पे लग रहा है लॉ एमटी का। भैया ये 115 बीएसी के लिए तो ऑप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि उसमें तो टैक्स का बिल और उछल रहा है। नीचे कुछ जो भी नोटिंग है उन सबको पढ़ते हैं। डिडक्शन अंडर 10AA 35AD आर नॉट अवेलेबल अंडर दिस, पता है। नॉर्मल डिडक्शन वहां भी मिलती है, पता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ जो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं 115 बीएसी की, दे आर नॉट लायबल टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। फिर वो 115 जेसी की परवाह नहीं मारते, वो उन पे नहीं लगता। अब क्या करना चाहिए सर? सिंस टैक्स लायबिलिटी अंडर जेसी इज लोअर देन द टैक्स लायबिलिटी अंडर बीएसी, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम नॉट टू ऑप्ट फॉर दिस। कहता बेटा आप 115 बीएसी को भूल जाएं इस साल के लिए। Moreover, benefit of alternate minimum tax is also available to the extent of tax paid in excess of the regular tax। अब देखिए ना, इस साल आपका रेगुलर टैक्स तो बहुत थोड़ा बना था, 13,02,600, पर आपको देना पड़ रहा है इतना। ये जो जितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा होता है ना, इनके अगले सालों में क्रेडिट मिल जाता है अगर रेगुलर टैक्स ज़्यादा बने। ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है जी, एएमटी का क्रेडिट मिल जाता होता है। अब इन्होंने यहाँ बताया भी है कि कितना क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। दिस इज द टैक्स विच यू हैव टू पे। ये आपकी रेगुलर प्रोविजन थी, तो दिस मच एक्स्ट्रा जो आपने पे किया, ये पता कब काम आएगा? जब तेरा रेगुलर वाला टैक्स एएमटी से ज़्यादा बन रहा होगा, तो तू इसको एडजस्ट कर सकता है। जैसे अगले साल तेरा रेगुलर टैक्स बन रहा हो 50 लाख, और तेरा एएमटी टैक्स उस वक्त बन रहा हो 30 लाख, तो ये 20 लाख का जो गैप है ना, उसमें इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, बाकी तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एएमटी वाली वीडियो जरूर जरूर देखें। तो ये बेटा जी 115 बीएसी पे मॉड्यूल का कवरेज था। हमने उसमें लॉ भी पढ़ा, 2 क्वेश्चंस में उसको अट्रैक्ट हो रहा था तो वो उस चीज़ को किया भी। अब सीरीज जो अमेंडमेंट की है और आगे अमेंडमेंट अब चैप्टर नंबर 2 में ढूंढी जाएंगी, मतलब कि इशारा रेजिडेंशियल स्टेटस की तरफ है। धमाकेदार अमेंडमेंट्स उसमें हुई हैं, तो अगले पार्ट में जरूर हम उसे कवर करने वाले हैं। ओके जी बेटा, बाय बाय।